हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज आशीष पाठक हियर। और आज के वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ चुका है। मैं बोलता हूं रेगुलरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक मॉलिक्यूल को वो दे देते हैं, जैसे मैथेन दे दिया, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, एथेन दे दिया, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, और ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने बैंड शो करेगा, कितने फंडामेंटल बैंड शो करेगा। सो डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहला पार्ट आज की वीडियो का ये है कि हम यहां पर देखेंगे कि नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स हम वहां पर कैसे निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जितने हम कैलकुलेट करते हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली हमेशा उससे कम ही बैंड वहां पर अपीयर होते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम यहां पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के हम कैसे वहां पर निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर कि नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने शो करेगा। मींस मॉलिक्यूल आपका लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला अलग है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला अलग है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला अलग है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला यहां पर अलग है। जैसे लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला दे रहे हैं 3n माइनस 5। कौन सा फॉर्मूला दे रहे हैं? 3n माइनस 5। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए दे रहे हैं वो 3n माइनस 6। ये 5 कैसे आया और 6 कैसे आया, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहां पर फिलहाल हम देखते हैं कि लीनियर के लिए 3n माइनस 5 है और नॉन लीनियर के लिए क्या है? 3n माइनस 6 है। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल जैसे एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल हम क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड शो करेगा? तो यहां पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स यहां पर कितने हो गए? 3। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां फॉर्मूले में रख लें तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ओके, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो लीनियर मॉलिक्यूल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने फंडामेंटल बैंड उसे शो करना चाहिए? उसे शो करना चाहिए 4। अब एक्चुअली कितने शो करता है वो बाद में हम यहां पर बात करने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या बोलता है? कितने बैंड शो करना चाहिए? इसको 4 शो करना चाहिए। एक एग्जांपल हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का ले लेते हैं, जैसे कि मैथेन। अब यहां फॉर्मूला क्या है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए? मेथेन हम सभी को पता बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है आपका। फॉर्मूला क्या होगा? 3n माइनस 6। अगर टोटल हम यहां पे देखें, n की वैल्यू देखें, टोटल एटम कितने हो गए? 4 यहां पर हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, वन कार्बन 4 हाइड्रोजन, टोटल n की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो 3 इंटू 5 मीन्स 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथेन मॉलिक्यूल को कितने फंडामेंटल बैंड वहां पर शो करने चाहिए? 9। एक्चुअली कितने करता है वो? कभी उतने शो नहीं करेगा जितना हमारी कैलकुलेशन में आता है। इसी के अकॉर्डिंग आप वाटर मॉलिक्यूल को नॉन लीनियर में रख के आप निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया? 3 माइनस 5। नॉन लीनियर के लिए कितना हो जाएगा? 3n माइनस 6। ओके, अब हम देखते हैं बेटा, देयर इज ऑलवेज लेस नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स अपीयर प्रैक्टिकली देन वी कैलकुलेट थियोरेटिकली।
ये लाइन फिर से ध्यान से सुने, देयर इज ऑलवेज लेस नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स अपीयर प्रैक्टिकली देन वी कैलकुलेट थ्योरेटिकली। जैसे कि यहां पर हमने बात की, अभी हमने एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल क्या लिया था कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने फंडामेंटल बैंड शो करेगा, 4, 3-5 वाला फॉर्मूला लगाया था। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केवल 2 ही वहां पर बैंड अपीयर होते हैं। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कितने होते हैं, 2 ही अपीयर होते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये समझना आप ध्यान से। फिर से मैं ये लाइन बोल रहा हूं, देयर इज ऑलवेज less number of fundamental bands appear प्रैक्टिकली आपको हमेशा वहां पर कम बैंड्स अपीयर होंगे जो भी आपने कैलकुलेट किए हैं, देन वी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। रीजन यहां पर क्या हो सकते हैं, कारण यहां पर क्या हो सकते हैं, वाई। कारण क्या है, तो पहला कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम समझते हैं इनको ध्यान से, और ये आपको कई जगह काम में आएगा। केवल आपको ग्रेजुएशन के दौरान नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जितना हम कैलकुलेट करते हैं आईआर में उससे कम एक्चुअली बैंड अपीयर होते हैं। तो पहला रीजन, सम बैंड्स फॉल आउटसाइड द स्पेक्ट्रा। some bands fall outside the spectra। कुछ बैंड्स ऐसे रहेंगे दे फॉल आउटसाइड द स्पेक्ट्रा, मींस हमको पता है, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, लास्ट वीडियो जिन लोगों ने वो देखा नहीं है वो लास्ट वीडियो एक बार देख लें, तो उसमें मैंने बात की थी कि हम जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला रीजन कौन सा है, मिड आईआर। कौन सा रीजन यूज किया जाता है, मिड आईआर रीजन यूज किया जाता है। तो मिड आईआर रीजन, मिड आईआर रीजन की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये आपका स्पेक्ट्रा है, ये आपका स्पेक्ट्रा है। अब यहां पे जो मिड आईआर रीजन है, प्रैक्टिकली जो मिड आईआर रीजन लेते हैं वो लेते हैं 4000 से 625 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन हमने और एक्सटेंड कर लिया, हमने 400 तक ले लिया, जो कि बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो ये मिड आईआर रीजन जो एक्चुअली है ये 4000 से हमने ले लिया 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक लिया। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारी कैलकुलेशन में वो बैंड भी आ रहे हैं जो यहां पर अपीयर हो रहे होंगे, यहां पर अपीयर हो, यहां तो आपको दिख रहे हैं कि इस तरह से, लेकिन कुछ बैंड इस तरफ चले गए, कुछ बैंड इस तरफ चले गए, जो हमारे कैलकुलेशन में तो थे लेकिन हमें स्क्रीन में वहां पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि स्क्रीन में हम कौन सा रीजन ले रहे हैं, केवल मिड आईआर रीजन। स्क्रीन में केवल कौन सा रीजन ले रहे हैं हम, यहां पर मिड आईआर रीजन ले रहे हैं, मिड आईआर रीजन ले रहे हैं हम यहां पे। तो आप देखेंगे कि ये जो इस तरफ गए या इस तरफ गए, ये हमारे काम के नहीं है, हमारे कैलकुलेशन में ये नहीं आएंगे। तो पहला रीजन, पहला कारण वहां पर क्या हो गया, सम बैंड्स फॉल आउटसाइड द स्पेक्ट्रम। अब हम दूसरा रीजन यहां पर देखते हैं, some bands are too weak to be observed। कुछ बैंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही कमजोर है,
मींस वो हैं तो स्पेक्ट्रा में, मतलब यहां कहीं भी ऐसे छुपे होंगे, इस तरफ से छुपे होंगे, वो इतने वीक हैं कि वो ऑब्जर्व ही नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि एलिफेटिक सी सिंगल बॉन्ड सी की जो स्ट्रेचिंग है वो वहां पर दिखती नहीं, नजर ही नहीं आती, बिल्कुल छोटा सा है। मींस दे आर टू वीक टू बी ऑब्जर्व। वो इतने वीक हैं कि वो होने के बावजूद कहानी क्या नहीं हो रहे हैं, वो ऑब्जर्व नहीं हो रहे। एक एग्जांपल से आप समझना, मैं एमफार्म करके नया नया मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं एक बार बच्चों को डांट रहा था, मैं डांट रहा था कि तुम लोग रेगुलर नहीं आते हो, ये नहीं आते हो। मैं खुद भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था बी फार्म के दौरान, लेकिन बच्चों को डांट रहा था, तुम लोग रेगुलर नहीं आते हो। और उनमें से एक बच्ची से मैंने बोला कि तुम क्यों नहीं आती हो, रेगुलर दिखती नहीं हो, तुम क्यों नहीं आती हो? तो उसने बड़ी मासूमियत से आंसर दिया, सर हम तो रोज आते हैं, वो तो हम छोटे हैं इसलिए दिखते नहीं है। अब मैंने सुना तो मैं हंसने लगा और सारे लोग हंसने लगे। तो एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, सम बैंड्स आर टू वीक टू बी ऑब्जर्व, मतलब होते तो हैं लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं होते। अब हमारे कैलकुलेशन में आ रहे हैं लेकिन वो यहां पर दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, सम बैंड्स फॉल आउटसाइड द स्पेक्ट्रा। जैसे मान लो आप एक टीवी देख रहे हैं, तो कुछ इस तरफ चला गया, कुछ इस तरफ चला गया। मुझे एक बार याद है कि एक बार हम लोग भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे थे और इंजमाम आया, इंजमाम ने मारना चालू किया, बहुत भयंकर गुस्से में था उस दिन, और एक दो ही शॉट मारे थे और उसको किसी ने रन आउट करा दिया। बेचारा, मतलब इतनी बार रन आउट कराते हैं उसको, और रन आउट हुआ गुस्से में, ऐसे करके देख चला जा रहा है। अब मेरे एक साथी था, वो टीवी के पास जा जाके झुक झुक के देख रहा है, ये रो रहा है, ये रो रहा है। मैंने बोला भाई तू झुक के देख ले, चाहे ऐसे देख ले, चाहे ऐसे, कि ज्यादा थोड़ी दिख जाएगा, दिखेगा उतना जितना स्क्रीन पे है। यही हमारे साथ है कि सम बैंड्स फॉल आउटसाइड द स्पेक्ट्रम। अब वो आप कुछ भी कर लो, वो आपके कैलकुलेशन में तो है लेकिन प्रैक्टिकली आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरा क्या हो गया, सम बैंड्स आर टू वीक टू बी ऑब्जर्व, वो है लेकिन ऑब्जर्व नहीं हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम बैंड्स आर टू क्लोज, some bands are too close that they coalesce। कुछ बैंड्स ऐसे रहते हैं कि वो इतने क्लोज रहते हैं कि वो दो की जगह आपको एक ही नजर आ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल समझना कि मान लीजिए एक बैंड आपका है 1759 सेंटीमीटर इनवर्स पे, एक बैंड आ रहा है 1759 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और दूसरा जो बैंड आ रहा है वो आ रहा है 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पे। कई बार बहुत ज्यादा क्लोजनेस रहती है, तो जब आप इनको स्पेक्ट्रा में देखेंगे तो दो की जगह ये एक ही वहां पे नजर आएगा। इस तरह से यहां पे हो सकता है नजर आए, तो आपकी कैलकुलेशन में तो ये दो है लेकिन एक्चुअली आपको एक ही नजर यहां पे आएगा। और यही कारण है कि अगेन कैलकुलेशन में जो थे उससे कम बैंड यहां पर आपको क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सम बैंड्स फॉल आउटसाइड द स्पेक्ट्रा। दूसरा क्या हो गया, सम बैंड्स आर टू वीक टू बी ऑब्जर्व्ड। तीसरा हो गया, सम बैंड्स आर टू क्लोज दैट दे कोलेस। सिमिलरली एक और पॉइंट, अगला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ डीजेनरेट बैंड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीजेनरेट बैंड, अब यहां पर आपको याद रखना है डीजेनरेट बैंड्स का मतलब होता है बैंड्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। यहां हमने ऊपर क्या बोला था, सिमिलर फ्रीक्वेंसी, यहां क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी। कार्बन डाइऑक्साइड वाले केस में देखने को मिलता है कि दो बैंड्स जो रहते हैं सेम फ्रीक्वेंसी वहां पर अपीयर होते हैं। अब अगर दो बैंड जो सेम फ्रीक्वेंसी के अपीयर हुए, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, उन्हें हम क्या बोले, डीजेनरेट बैंड्स। तो अब आपकी कैलकुलेशन में तो वो दो हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो क्या रहेगा, आपको एक ही नजर आएगा। जैसे मान लीजिए लाइन से तीन लोगों को आपने खड़ा कर लिया, एक के पीछे एक के पीछे एक खड़ा, और आप दूर से सामने से ऐसे देख रहे हैं तो आपको केवल सामने वाला नजर आ रहा है। तो यहां पर भी ऐसा है कि एक के ऊपर एक, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीजेनरेट बैंड आपके कैलकुलेशन में दो है लेकिन एक आ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड के दो बैंड डीजनरेट बैंड रहते हैं, इसलिए एक यहां पर कम हो गया, तो इसमें आपका कैलकुलेशन में कितना आ रहा था, कैलकुलेशन में आ रहा था 4, एक यहां कम हो गया तो कितने बचे 3। अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, अगला हम पॉइंट देखते हैं यहां पे, some bands do not appear due to lack of change in molecular dipole. कुछ बैंड्स स्पेसिफिक उनका वाइब्रेशन ऐसा रहता है कि वो वहां उस दौरान डाइपोल में चेंज नहीं होता है। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लें अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब कार्बन डाइऑक्साइड की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, कार्बन जो एटम है ये जो बीच में है आपका कार्बन एटम, और इस तरफ से ये ऑक्सीजन खींच रहा है, इस तरफ से ये ऑक्सीजन खींच रहा है, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वहां पर डाइपोल में कोई चेंज नहीं आएगा। और बेसिक क्या बोलता है, अगर डाइपोल में चेंज नहीं आ रहा है तो इस तरह की जो स्ट्रेचिंग रहेगी वो आईआर इनेक्टिव रहेगी। तो अगेन कैलकुलेशन में जो 4 थे, एक पहले कम हो गए थे, एक और कम हो गया, तो हमारी कैलकुलेशन में जहां पर आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 4 फंडामेंटल बैंड आने चाहिए, प्रैक्टिकली 2 ही आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन क्या बोल रहे हैं 4 आने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 2 ही यहां पर आते हैं। यहां पर हमने ये एग्जांपल देखा, कई लोग बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आईआर इनेक्टिव होती है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड आईआर इनेक्टिव नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ये क्या होती है, आईआर इनेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजन हो गए कि हम जो कैलकुलेट करते हैं फंडामेंटल बैंड्स उससे कम यहां पर अपीयर होते हैं। क्यों होते हैं, अगेन एक बार हम इनको जल्दी समराइज कर लें। पहला क्या था, सम बैंड्स फॉल आउटसाइड द स्पेक्ट्रा, आपके कैलकुलेशन में लेके नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ओवरटोन रीजन में चले गए, वो इस तरफ चले गए, कहीं ना कहीं इस तरफ चले गए, मतलब वो मिड आईआर रीजन में आपको नजर नहीं आ रहे। दूसरा, सम बैंड्स आर टू वीक टू बी ऑब्जर्व्ड, सम बैंड्स आर too close that they coalesce, similar frequency, same frequency, presence of degenerate band। और लास्ट हो गया कि वहां पर डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल में चेंज, डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज वहां पर नहीं हुआ, जैसे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो पर्टिकुलर वाइब्रेशन है वो आईआर इनेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कैलकुलेट कैसे करते हैं फंडामेंटल बैंड्स, और साथ ही साथ हमने देखा कि कैलकुलेशन जो रहती है उससे कम बैंड्स क्यों अपीयर होते हैं। आप अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, नियर इंफ्रारेड के एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस वहां पर देख सकते हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ब्लॉगिंग वेबसाइट है edumentorashish.com, वहां पर जाकर आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।